So hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good and doing well. गाइज मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे आपकी प्यारे से चैनल सेमीकॉन पर. Guys, today I am super excited to announce that we are starting the special series for the UPSC CSC aspirant. इस सीरीज के अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इकोनॉमी कवर करेंगे. जो पहले तो प्रीलिम्स का सिलेबस कवर होगा जिसमें इस सीरीज में. और जब भी प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाएगा फिर प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर PYQ, ठीक है, 2010 ऑनवर्ड्स हम लोग टिल दिस डेट हम लोग सारे PYQ डिस्कस करेंगे विद डिटेल सोल्यूशन. एंड आफ्टर दैट अगर आप लोगों का, जो कि मैं चाहता हूँ हो ऐसा, आप लोगों का प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, देन फिर हम लोग मेंस के लिए रिवीजन सीरीज भी निकालेंगे. मतलब हमारा फुल फोकस है आपका इकोनॉमी पोर्शन. गाइस, एकमात्र ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज को स्टार्ट करने का. बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अंडर ग्रेड में हमसे पढ़े हुए होते हैं. मैं अराउंड 2010 से मैं अंडर ग्रेड इसके स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ. स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स. हो सकता है आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट हो जो मुझसे पढ़े हुए हों और वो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है. तो 2010 ऑनवर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ और 2019 से मैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहा हूँ, ठीक है. तो अभी तक हम लोग पेड पढ़ाते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन पूरे हमारे पेड बैचेस चलते थे. बट फ्रॉम दिस ईयर, इस साल से 2024 से मैंने एक सीरीज यूट्यूब पे भी लॉन्च कर दी है. मतलब आज उसका फर्स्ट सेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. मुझे ऐसा पता है कि ऐसे हैं, तो मैं इकोनॉमी आपको करवा सकता हूँ क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ वो वहां पे सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और वो अगर पूरा GS की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो सिर्फ इकोनॉमी पोर्शन पे जो है फोकस करें. ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो हो जाता है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क टू मी कि सर प्लीज आप स्पेशली इकोनॉमी पर इतना फोकस करवा दो कि हमारा इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाए. क्योंकि एग्जाम में तो क्वालिफाई करने के लिए हमें परसेंटेज चाहिए होते हैं, मार्क्स, ठीक है. तो वो क्वालिफाई एटलीस्ट कुछ सारे सब्जेक्ट ना कर पाए, कुछ सब्जेक्ट तो हम कर लें. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज. क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस सीरीज में? तो दोस्तों, पहले तो हम इसमें कंप्लीट इकोनॉमी कवर करेंगे जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करेगी, A to Z प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है. अभी मैं आगे चल के वीडियो में सारी बातें करूंगा कि क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या रेफरेंसेस आप लोग फॉलो करेंगे, एवरीथिंग, ठीक है. एंड आफ्टर दैट PYQs, जो भी हमारे प्रीलिम्स के PYQs आए हुए हैं वो सारे PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे 2010 से लेकर 2024 तक के, टिल दिस डेट, ठीक है. 24 तक का जो प्रीलिम्स का पेपर हो गया, हम यहाँ पे यानी 15 सालों के, 15 ईयर्स के हम लोग यहाँ पे PYQ डिस्कस करेंगे, जिससे आपके टॉपिक्स कुछ स्ट्रांग होंगे. एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर मेंस के टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे, जिनको हम लोग रिवीजन सीरीज के हिसाब से करेंगे, ठीक है. क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी कवर कर लेते हो. अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको. आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हो सकते हैं जो इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, ठीक है. ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके ऑप्शनल में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. तो अगर आप लोग ये मेरी सीरीज देख लेते हो तो आपका पेपर 2 गारंटी है कंप्लीट हो जाएगा इसी सीरीज को पढ़कर, क्योंकि उसमें सारा इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है. बट हाँ, थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है, तो वो तो जब मेंस की बात आएगी, तो जब हम लोग मेंस का रिवीजन शुरू करेंगे तो फिर मैं मेंस के साथ जो GS3 का पोर्शन है वो डिस्कस करूंगा. एंड आफ्टर दैट ऑप्शनल का भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा. तो जो भी गैप रह जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे गाइड डेफिनेटली करूंगा. तो सीरीज के साथ जुड़िएगा गाइस. जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से नोट करेगा. और हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप उसको प्लीज ज्वाइन करिएगा, जिसमें हम लोग जो भी आपकी डिटेल्स हो सकती है वो फॉरवर्ड करेंगे. सो लेट्स बिगिन टुडे द फर्स्ट लेक्चर. ओके, तो गाइस, दिस इज बेसिकली आवर इकोनॉमी रेफरेंसेस. अगर आपको एक आइडिया लेना है कि हम सर अपने पढ़ाई में मेजर लेवल पे क्या चीजों को पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी एकेडमिक्स में 11 क्लास में हुआ करती थी बुक हमारी यहाँ पे. दैट इज बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है.
ये पूरी बुक आपको स्टडी करनी होगी, मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा किसी बुक के रेफरेंसेस ले रहा हूँ। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कंसेप्ट जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है, मनी एंड बैंकिंग आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई वाला कंसेप्ट आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है, ठीक है, और आपका क्लासिकल केन्स की थ्योरी आ जाती है। 12th क्लास की कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बाकी जो लोग मतलब अगर लेटेस्ट बात करें तो ये 11th में इंटरचेंज हो चुका है, तो आप उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। एंड हमारा आफ्टर दैट इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक सर्वे है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी चीजें डिस्कस होंगी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डेफिनेटली इधर करूंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दी बजट, तो ये बजट वगैरह, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट एंड द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है मेरे साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो, जो जो सिलेबस में जो जो टॉपिक्स अपन लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वो जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। व्हाट आर द टॉपिक वी आर कवरिंग हियर, ठीक है। तो दीज आर दी टॉपिक्स जो हम लोग अपने सेशंस में कवर करेंगे। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, एक एक बात को नोट करिएगा, ठीक है, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं। हमारे बेसिक कंसेप्ट में चीजें आ जाती हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आ जाती है, स्केर्सिटी आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है, ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, इसमें हमारे सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन आ जाता है। फिर हमारे पास में फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आ जाता है, सोशल फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आ जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमी, जो भी टॉपिक है, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे आ जाती हैं। आफ्टर दैट जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम में आपको एक तो मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको नेशनल इनकम में ये बातें जरूर स्टडी करनी है, जैसे जीडीपी, आपको ना एक आइडिया लेना होगा, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी चीजें समझनी होगी बहुत अच्छी थी, ठीक, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमें फिर मनी थ्योरी पढ़नी है। अब मनी थ्योरी में भी बेटा मल्टीपल वैरायटी थी, जैसे मनी थ्योरी में हमें पहले फंक्शन मनी के बारे में पढ़ना होगा, वैल्यूएशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ना होगा, और उसके बाद में मनी डिमांड आएगा, मनी सप्लाई आएगा, राइट। इसमें फिर एक क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी आएगा, बिफोर ग्रेट डिप्रेशन किस प्रकार का मनी थ्योरी था, आफ्टर दैट क्या था, हो गया, सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान रखना, जैसे रिफॉर्म्स है तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स होते हैं, तो वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वो 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, शुरुआत ही वहां से होगी। फिर ये बजट जो है हमारा अलग से, उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। एग्रीकल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले, जिसके अंदर हम लोग मेन मेन देखो, आप करंट अफेयर्स की बात करूँ तो अब आपको कुछ स्पेशल से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अपडेटेड एस्पिरेंट का मतलब, यार हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें मालूम रहता है, जैसे किसान हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, अगर हमें वो चीज समझ में आ गई, इसका मतलब हमें एग्रीकल्चर का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसान, हमें ये नहीं समझना है कि वो खेती बाड़ी में क्या क्या कर रहा है, हमें समझना है कि पॉलिसीज क्या है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स कब कब आए हुए हैं, किस प्रकार यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एरियाज बटे हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा आती है, कौन सी फसल सबसे कम आती है, ठीक है, क्रॉप्स का थोड़ा सा आइडिया ले लेना। तो जो भी दो चार चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में अब आपको पता है कि निफ्टी सेंसेक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अभी एक आपने न्यूज देखी होगी कि रोनाल्डो एक जो फुटबॉलर है, उन्होंने दो कोक की बोतल टेबल पे से उठा के नीचे रख दी थी, क्या हुआ था, स्टॉक एकदम डाउन हो गए थे, ठीक है। तो दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट, कि किसी के कुछ भी करने से कैसे स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज फाइनेंशियल मार्केट में, एक तो ये पार्ट हो गया, इसे हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जान सकते हैं, वो इसका सब पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइनेंसिंग होती है किसी भी कंट्री की, तो वो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ओपन इकोनॉमी में जो मेजर बात पढ़ने पड़ेंगे हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सारी चीजें आएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, एक एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग में हमें बेसिकली प्लानिंग कमीशन से शुरुआत करनी है, कि उसका चेयरपर्सन कौन होता है, नो डाउट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है।
जनरली कब वो स्टैब्लिश हुआ था, प्लानिंग कमीशन, राइट, उसमें क्या क्या पॉलिसीज बेसिकली बनती है, और मल्टीपल वैरायटीज ऑफ प्लानिंग। इंडस्ट्री, अब जस्ट हमें पता है कि 1960s का जो पीरियड था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। ये कुछ आइडियाज आप सबको होंगे, ठीक है। तो उसी उसी बेस हमें यहाँ पे बातें पढ़नी है। अब एक तो चीज हो गई है, अब उसके बाद में हमें इंडियन इकोनॉमी, ये तो हमारे होगा मेन मेजर मेजर टॉपिक्स। अब हमें इंडियन इकोनॉमी के वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 1947 टू 2020 2014, ठीक है। वो एक्चुअली 2014 टिल मतलब मोदी जी का स्टार्टिंग हुई थी 2014 से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इस तरीके से हमने इकोनॉमी को कन्वर्ट करा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2014 के बाद की चीजें वो सारी की सारी यहाँ पर आएंगी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, ये है इंपॉर्टेंट। सब्सिडीज वाला कंसेप्ट, किस तरीके से सब्सिडी दी जाती है, कितने वैरायटीज की सब्सिडी यहाँ पे हमारे पास में बेसिकली होती है। उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज एफपीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड ई कॉमर्स। आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स, जिसमें हम लोग अमेजोन की अगर बात करते हैं, या फ्लिपकार्ट की अपन लोग बात करते हैं, या जितने भी प्रकार के हमारे पास में चीज आ जाते हैं, सभी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब मजे की बात क्या है बेटा कि वो यही है कि जैसे ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स आपको पता है कि कितना फेमस होता जा रहा है जैसा जैसा समय बीत रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा ये फेमस हो रहा है, ठीक है। अब क्यों फेमस हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कि टिल 2040 तक, आज से 15 साल बाद, ठीक है, 90% जो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी वो ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स, यानी अभी तो हमने शॉपिंग करना हल्का हल्का शुरू करा है, ब्लिंकिट स्टार्ट हो चुका है, तो सब्जियां भी हमारी आ जाती हैं, ठीक है। डिलाइट है, ठीक है, तो उससे हमारा दूध भी आ जाता है घर पर, ठीक है, नारियल पानी भी हमारा घर पे आ जाता है। आफ्टर सम टाइम सब कुछ घर पे आना शुरू हो जाएगा। जो अभी कुछ पॉपुलेशन नहीं इन्वॉल्व है ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग में, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों को अपने क्लासेस में कवर करने हैं, ठीक है। तो दीज आर दी टॉपिक्स, आप एक बार इनको मार्क कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह, ये सारी चीजें अपन लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। ठीक है, तो बेटा अब हमारा यहाँ से लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जो ऑफलाइन में पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हुई, तो वहीं के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स की मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन हो सकते हैं पढ़ाने के। एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं एवरीथिंग बोर्ड पर लिखूं, ठीक है, हर चीज यहाँ पे लिखूं मैं आप लोगों के लिए, और फिर आप उन सब चीजों को नोट करो। बट बिकॉज आप लोग के पास अभी थोड़ा समय की कमी रहती है, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे सिर्फ आपको वन टाइम रीडिंग करनी है। तो ये मैं जो नोट्स हैं उन्हीं से ही मैं रेफर करके आपके साथ पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, और जो जो बातें आपको काम के लगे उन चीजों को बेटा आप लोग जरूर नोट करिएगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर जो शुरू होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बेसिक कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें देखो, एक आपको यहाँ पे ना एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट में, ये वो टॉपिक्स है जिनका इस्तेमाल आपको आगे चलकर मिलेगा, ठीक है। बस ये बेसिक कंसेप्ट के ही हैं लेक्चर जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नेशनल इनकम से शुरुआत करेंगे, या जो भी टॉपिक होंगे तो उनके आप बेसिकली एक आइडिया रखना, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक आइडिया, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स की बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने अपने अपने अलग अलग डेफिनेशन बोली है। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में, इज इन द वेरी इजी लैंग्वेज अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो इट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस, टू यूटिलाइज द यूटी यूटिलाइज द टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस। तो जो भी हमारे पास, क्योंकि देखो जब भी यूटिलाइज वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास में रिसोर्सेज की कमी है, और तुम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में ह्यूमन बींग्स है, उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती है,
और उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड या फिर स्केर्स रिसोर्सेज होती है। ठीक है, तो आसान भाषा में व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है टू फुलफिल द पीपल्स अनलिमिटेड डिमांड बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, और द यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्सेज, सो दैट इज द नीड फॉर द इकोनॉमी। अब यहाँ पे जो लॉ चलता है हमारे इकोनॉमी में, तो दैट इज द लॉ लॉ ऑफ स्केर्सिटी। और उसी के साथ में आप लोग यहाँ पे बात करते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब लॉ ऑफ स्केर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास में कोई चीज कम है, तो उस कम चीज को मैं किस प्रकार इस्तेमाल करूं? ठीक है, हाउ टू यूटिलाइज द स्केर्स रिसोर्स। ये जो टर्म में मैं यूज कर रहा हूँ स्केर्स, इसी का मतलब हो जाता है कि जो भी रिसोर्स मेरे पास में कम है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, और उसको मुझे इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द पीपल, इन द सोसाइटी, जिससे कि लोगों की जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो सके। अब एक बात आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट सपोज मैं आपको बोलूं कि हमारे पास में 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज इज द स्केर्स अमाउंट, कम है क्योंकि जितने हमारे पास पैसे होते हैं कम लगते हैं। अब इन कम पैसों को हम कितनी जगह लगा सकते हैं? बहुत जगह लगा सकते हैं। तो मैं मान लो दो एरियाज में लगा रहा हूँ, एक एरिया ए और एक एरिया बी। लेट सपोज एरिया ए इज द फूड, एरिया बी इज द क्लॉथ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ लोग अपने खाने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, उनका फूड बहुत सारा होता है, मतलब लेट सपोज अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं। ठीक है, लेकिन रिसोर्स कम होती है, मनी कम होता है, इनकम कम होती है, तो वो फिर अपना जो क्लॉथिंग होता है, मतलब एक तो होता है कि हर रोज नए कपड़े पहनना नहीं, फिर वो अपने क्लॉथिंग को कम से कम खरीदते हैं और जो होते हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपनी रिसोर्स को एक जगह लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे आपका पैसे लग जाएंगे, तो अदर एरिया में, अदर प्लेस के लिए आपके पास रिसोर्स नहीं बची। तो दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? लेट सपोज आसान भाषा में अगर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज इफ द गवर्नमेंट हैव सम बजट। ठीक है, गवर्नमेंट के पास में बजट है 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ का बजट है गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट को दो जगह वो पैसे लगाने हैं, या तो वो सोशल सेक्टर में लगाएगी या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएगी। व्हाट इज द सोशल सेक्टर? सोशल सेक्टर हो गया आपका हॉस्पिटल, रोड्स, स्कूल्स एंड बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो सपोर्ट करते हैं वेल बींग को। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अब आपने देखा होगा इंडिया गेट है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली दिल्ली की इंडिया गेट है। इंडिया आज से 10 साल पहले कोई गया होगा, जैसे मैं बहुत टाइम बाद गया, मैं आज से मतलब अब जो मैं रेस्टोरेंट गया था, मैं कुछ 6-7 महीने पहले इंडिया गेट गया। उससे पहले मैं जब गया था, जब मैं ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ मतलब अकेडमिक में था। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ट्वेल्थ तो फिर वो लॉजिक चलता है ना कि डिफिकल्ट लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ तो नहीं समय मिल पाया। तो जब मैं ट्वेल्थ में, कम से कम 15 साल पहले जब मैं गया था, और फिर मैं अब गया 6 महीने पहले, तो कितना डिफरेंस लगा मुझे, जैसे वहां पर उन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया। तो दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा कर दिया। तो टेक्निकल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख करोड़ यहाँ भी लग जाएंगे वो यहाँ भी लग जाएंगे, नहीं, डिवीजन हो जाएंगे। अगर 1 लाख करोड़ में से मान लो 50,000 करोड़ यहाँ लग गए, तो 50,000 करोड़ यहाँ लग गए, ठीक, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, 50,000 करोड़ ये इधर लग गए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मैं 50,000 करोड़ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 70,000 करोड़ खर्च करूंगा सोशल सेक्टर में, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप अपने दिमाग में रखिएगा। दैट इज इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ individuals, business or government take decision with respect to allocation of the scarce resources to fulfill the human wants while minimizing the opportunity cost। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जितना हो सकता है मिनिमाइज करो। हम कुछ भी अगर प्रोड्यूस करते हैं और कुछ भी अगर हम लूज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग में जो भी कॉस्ट आएगी उसे हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। चलो अब आगे बात आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। देखो बच्चा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाट, हमारी इकोनॉमी जो है ना टोटल, अगर आप आगे चल के पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा है, तो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन के थ्रू ही आप यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की बात करोगे।
और एग्रीगेट सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, इनकम भी आएगी, ठीक है, आउटपुट भी आएगा, एवरीथिंग यहीं से सब कुछ होगा। तो ये इंटरलिंक्ड है चीजें। तो हमारी इकोनॉमी में शुरुआती तौर पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए कंपनी में या फर्म में कितने फैक्टर्स की जरूरत होती है, तो 4 फैक्टर्स की जरूरत है। कुछ बुक्स के अंदर 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे वो लैंड और कैपिटल को एक मानते हैं। ठीक है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इकोनॉमिक्स तो थी, बट उस टाइमिंग में ये फैक्टर्स नहीं हुआ करता था, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना। अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मेजर लेवल पे, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसका वही आइडिया आपको माइंड में रखना जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूँ लैंड, तो लैंड इज व्हाट, दैट इज द नेचुरल रिसोर्स आप कह सकते हो। जैसे फॉरेस्ट है, जमीन है, आपने सुना होगा फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं क्योंकि जमीन की जरूरत है ना। फॉरेस्ट कितने सारे कट गए, दिल्ली भी, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे फॉरेस्ट, मतलब पेड़ पौधे थे, काटते गए एंड आफ्टर दैट हमें जमीन चाहिए थी। तो ये लैंड इज बेसिकली व्हाट, द नेचुरल रिसोर्स। लेबर इज द ह्यूमन एफर्ट। तो सिंपली लेबर आ रही है, अभी 2 प्रकार की है जिनके बारे में हम लोग अभी आगे चल के बात करेंगे, दैट इज स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। इनके बारे में हम लोग बेटा आगे चल के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट, दैट इज समवन इज इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। आप लोगों ने जनरली शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, है ना। मैं तो देखता हूँ, अच्छा मोटिवेशन मिलता है, लोगों को देखता हूँ मैं इसमें। तो मुझे अपने एक स्टूडेंट तो क्लियर दिख गया, एक स्टूडेंट था, लड़का आया था, हंसराज कॉलेज का था, ठीक है, वो पढ़ा हुआ है हमसे, ठीक है, लेकिन हाँ जब पढ़ता होगा तो बिल्कुल ध्यान नहीं, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। तो अब उसको हमने देखा था, तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो जाता है कि समवन इज इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस एंड यू प्रोवाइड सम टाइप ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मतलब होता है एक ऑनरशिप आप उसको दे रहे हो, लेट सपोज 1%, 2%, 5%, 10%, सो ऑन। तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है वो। ठीक है, चौथी चीज है कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी चीज हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में बड़ा को मार्क कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल में जो सबसे पहले कैपिटल टाइप आता है बेटा, दैट इज, ओके, तो दैट इज सबसे पहला आता है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है, देखो फिजिकल कैपिटल मतलब आप मान लो यहाँ पे मशीनरी या इक्विपमेंट, ठीक है, आप कुछ भी मान लो, मशीनरी मान लो, इक्विपमेंट मान लो, टूल्स मान लो, एंड अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स मान लो, कंप्यूटर्स मान लो, और जो भी चीज इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल, ध्यान रखना, वो एक प्रकार का टेंजिबल ऑब्जेक्ट होता है, दे आर दी टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जो दिखते हैं, जिन्हें आप छू सकते हो। ठीक है, और मजे की बात, ये जो फिजिकल कैपिटल है, मान लो मशीनरी है, तो दैट मशीनरी इज सेपरेबल फ्रॉम दी ऑनर। मान लो मैं किसी कंपनी का ऑनर हूँ, मैं लेकर आया हूँ आज, कल को मैं चाहूँ उसको सेल आउट कर सकते हो, तो मुझसे सेपरेट हो सकती है, मतलब अब उसको इस्तेमाल कोई और कर ले, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, और देखो जो भी हमारे पास टेंजिबल एसेट्स है, जो जो बनता है, दैट इज गुड्स, उससे हमारे गुड्स बनते हैं, हम लोग उससे कमोडिटीज बनाते हैं जो कि मार्केट में सेल आउट होती है। और जो हमारी फिजिकल कैपिटल होती है, दैट इज कम्प्लीटली मोबाइल। भाई मशीनरी है, आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कल को कोई और इस्तेमाल करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जैसे ये ए पार्ट, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, हम मशीनरी टाइप चीजों को इंपोर्ट भी करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बिफोर 1950, 1950, तो हम इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए। 1950, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पॉलिसी सब्स्टिट्यूशन किया था, जिसको हम को बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, उसमें यही था
कि जो मशीनरी, जो हैवी गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उन्हें हम अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो महंगी चीज हम मंगवाते हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं जनरली नाम ले रहा हूँ नेहरू एरा का। अभी हम लोग आगे चल के इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेहरू एरा, तो ये इंपोर्ट जनरली, अब तो हम जरूरत की चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल इंडिया या ब्रिटिशर जब थे, वो हर महंगी चीज इंपोर्ट करते थे, वो भी ब्रिटेन से। आपको ये थोड़ी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पता होगी, ठीक है, या हिस्ट्री वाली बातें आपको पता होंगी कि जो महंगी चीजें होती थी वो इंपोर्ट करते थे, तो जो सस्ती चीजें होती थी वो एक्सपोर्ट करते थे, जिससे कि पेमेंट ज्यादा हो और रिसीव कम हो, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट अब हमारा सेकंड आता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल इज व्हाट, जैसे कि मैं बात कर रहा था, ह्यूमन कैपिटल इज द स्किल्ड लेबर। ह्यूमन कैपिटल को यू कैन से दैट स्किल्ड लेबर। अब एक बात बताओ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसको इसको पढ़ने के, और मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ, फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने एमफिल में भी लिया है, पीएचडी भी मेरा परसुइंग है, और मैंने बिटकॉइन के ऊपर भी कोर्स किया, मैंने एक्चुअल भी क्लियर है। समझ रहे हो, मैंने कुछ 6-7 प्रकार के कोर्सेज कर रखे हैं। कि क्या ये स्किल्ड लेबर ही तुम है, या फिर मुझे से और भी बहुत सारे लोग होंगे? तो क्या मैं सिंपल लेबर में आ जाऊंगा? क्या मैं इस वाली लेबर का पार्ट बनूंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है ना, यहाँ पे जो लेबर है वो सिंपली ह्यूमन एफर्ट है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि किस प्रकार की एफर्ट। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ना ह्यूमन कैपिटल, तो ये वो कैपिटल जिस पे, ये वो ह्यूमन है जिस पे पैसा लगाया है। अब एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, तुम्हें पता होगा कि एमबीबीएस डॉक्टर इंडिया में भी है। अगर इंडिया में जिसका नंबर नहीं आता है, जो बाहर से करते हैं, 1 करोड़ का होता है बाहर से, ठीक है। गिवन दैट स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, मतलब एमबीबीएस वगैरह आपको पता है बहुत महंगा होता है। क्यों, क्या अब पेरेंट्स इन्वेस्ट तो करते हैं उस चीज पर कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ लें, वो उसकी बात करो, इसलिए इसको कैपिटल वर्ड जोड़ा गया है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली नॉलेज होती है, दैट इज स्किल इन एन इंडिविजुअल। ये हमारी क्या होती है बेटा, ये नॉलेज होती है, और यू कैन से दैट स्किल। ठीक है, क्या होती है बेटा, ये स्किल्स। समझ में आ गई? उसके बाद में ये जो हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है दैट इज इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल होती है। अब इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज नहीं दिखती। अब कोई बोले कि मुझे, अब जैसे मैं हूँ, मैं बगैर पढ़ाए तो मैं कहता हूँ मुझे बहुत आता है, तो वो दिखेगा थोड़ी आपको, जो मैं ही कहता रहूँ मुझे बहुत आता, मुझे बहुत आता नहीं। जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? तो इंटेंजिबल है। और एक बात ध्यान रखना, दैट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द ऑनर। ये ये ऐसा हो सकता है, डिलीवर हो सकती है, बट नॉलेज मेरे पास भी रहेगी और वो डिलीवर आप तक भी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करती है वो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ध्यान। फिजिकल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करती है, ह्यूमन कैपिटल सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। और दैट आर नॉट परफेक्टली मोबाइल, यानी इसको हम सेल आउट नहीं कर सकते आगे चल के, ठीक है। उसके बाद में जो नॉलेज वगैरह होती है, डेवलपमेंट थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब ये वही है कि जितने से अच्छी हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट करेंगे, उतनी हमारी स्किल्स यहाँ पे बढ़ेंगी, राइट। उसके बाद में एक आता है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल में सिर्फ फाइनेंस आता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे डेप्थ की बात करते हो, ठीक है। डेप्थ की बात करते हो यहाँ पे, पैसा आना जाना, ठीक है। लेन देन की बात करते हो यहाँ पे, डेबिट डेबिट और क्रेडिट की बात करते हो यहाँ, ठीक है। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, फाइनेंसिंग, उधारी, ठीक है, डेट की बात करते हैं। उसके बाद में आते हैं बेटा यहाँ पे सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देखूं, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रतन टाटा सर, ठीक है, टाटा कंपनी के मालिक, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उनके जो जितने भी कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे ऑल ओवर वर्ल्ड, सब लोग बहुत दुखी। क्यों? दैट इज द सोशल सोशल कनेक्शन, ठीक है। तो ये एक पर वो टाटा सर, टाटा ने जो है रतन टाटा सर ने वो कनेक्शन बनाया लोगों के साथ में। या और भी बहुत सारे एग्जांपल है, स्टीव जॉब से जब उनकी डेथ होती है, किसी बहुत ठीक ठाक बंदे की डेथ होती है, तो उनके जो कनेक्शन वाले होते हैं वो दुखी होते हैं। इसका मतलब अब जैसे रतन टाटा, इसकी न्यूज पूरे इंडिया में है, बच्चे बच्चों को पता है, ठीक है। ऐसे तो हर रोज न जाने कितने लोग डेथ हो रही है, लेकिन इनकी न्यूज सब जगह है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है ट्रस्ट पर,
बॉन्ड बिटवीन द टीम कम्युनिटी, राइट। तो ये बेसिक सी चीज है, आपको इस बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना होगा। आफ्टर दैट अब बात आ जाती है कैटेगराइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक। देखो दो, जो हमारी इकोनॉमिक्स है बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट थिंग where you talked about only individual level, the per person, the consumers, the producers, the individual market, the market equilibrium मतलब इंडिविजुअल्स वाला, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और यहाँ पे आप लोग इलास्टिसिटीज की बात करते हो, सप्लाई की बात करते हो, सप्लाई इलास्टिसिटी की बात करते हो, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मार्केट्स की बात आ जाए तो मार्केट का एक आइडिया ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग होल मार्केट, नहीं, मार्केट एक आइडिया। जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिलैटरल मोनोपोली, मोनोफोनिस्टिक कंपटीशन, मोनोफनी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसमें बस आप एक ही बात ध्यान रखना, दैट इज इकोनॉमी एज अ होल। जैसे आप जनरली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 11 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का इंडेक्स था वो पूरा इसका पार्ट है, और जो इसका इंडेक्स था वो पूरा का पूरा इसका पार्ट है, ठीक है। सारा कुछ हम लोग मैक्रो पढ़ने वाले, माइक्रो नहीं है। माइक्रो बस अभी नाम लिया है मैंने, मुश्किल से दो जगह और आ जाएगा माइक्रो का नाम। बाकी पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर दैट, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक जो हमारे सामने आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में फर्क क्या होता है। देखो ये जो टॉपिक है ना, दैट इज इकोनॉमिक्स, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स इज द जनरली वेन एवर यू स्टडी टू हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन द सोसाइटी। इन दिस कंसेप्ट हम लोग थ्योरिटिकल बात भी करते हैं, हम लोग उसके प्रिंसिपल्स की बात भी करते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड है तो इट्स अ प्रिंसिपल, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। काफी तरह लॉज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वहां पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल थ्योरी, केन्स थ्योरी, ये इकोनॉमिक्स के पोर्शन से सबके सब। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, पब्लिक इकोनॉमिक्स है, मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया की डेप्थ में जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द concept where we study the allocation of the resources, right। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स की डेप्थ में जाते हैं, राइट। लेकिन जो इकोनॉमी होता है इट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन की बात भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करते हैं, कंजम्पशन की बात भी करते हैं। हमारी इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज होती है, जैसे मैं बताया, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, वो सारी एक्टिविटीज की बात भी करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आता है सोसाइटी के अंदर, और जो भी चीजें यहाँ पे होती है उन सारी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमी एक बेसिक सा पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी जो हम पढ़ने वाले दैट इज इंडियन, ये हमारा इकोनॉमी है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स में और मेंस में हम लोग इकोनॉमी पढ़ने वाले, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उन टॉपिक्स में जो लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो बस इकोनॉमिक्स का नाम अब आगे नहीं आएगा, अब ये फिर आप पढ़ोगे। अगर इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो तो वहां पे जाके आप इसको बेटा स्टडी करोगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट आर दी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनकी मैं बात करूं, क्योंकि अब इकोनॉमी वाला कंसेप्ट, अब देखो तीन मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, हमारी सोसाइटी में। पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है कंजम्पशन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इस तीनों का अब याद कर लेना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स बाय यूजिंग द रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन इज whenever you produce anything else, then how the people consume those goods,
एंड नो डाउट गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो जी डैश लिखा हुआ है इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ में आ गई। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हमारे फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी आ जाते हैं, फ्रॉम वेयर वी टुक द डेप्ट, है ना, एंड किन लोगों को हम लोग पैसा उधार दे रहे हैं, किन को उधार ले रहे हैं, फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी आ जाते हैं, वैल्यू क्रिएशन भी आ जाता है यहाँ पे, एंड दैट रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो जहां भी टर्म यू हम बोलेंगे ना रैशनल, रैशनल का मतलब हो जाता है दैट द यूटिलाइजेशन, एक समझदार पर्सन अपनी रिसोर्स को किस प्रकार यूटिलाइज करता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ये तो था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जाने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज समहाउ यूज फॉर द वेल बीइंग, और समटाइम इसे हम सोशल वेलफेयर के नाम से भी डिनोट करेंगे, गॉट इट, सोशल वेलफेयर, और यू कैन से दैट वेल बीइंग। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, व्हेन एवर यू टॉक अबाउट दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, एक तो आता है किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं होती, यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब हमारा इंडिविजुअल यूटिलिटी होता है, जहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं, मैं अपने बारे में खुद के बारे में सोचूंगा, सोसाइटी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। यहाँ पे इमोशंस आते हैं, मतलब इमोशन का कंसेप्ट हो गया हमारे यहाँ पे, मोटिवेशन चीजें रहती हैं, सेंटिमेंटल होते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हमारा दिल चाहता है, जो हमारा दिल करना चाहता है वो चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये बेसिक से पार्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो ये तो आप सबको पता है कि हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टेरिटरी सेक्टर। अब ये चीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ी, ठीक है, तो तीन प्रकार के सेक्टर्स यहाँ पे हैं। अब इनको ना थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, बड़ा प्यारा नोट्स मैंने यहाँ पे बना रहा है आप लोगों के लिए, ठीक। तो प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेसिकली आप बात करते हो वो वो स्टार्टिंग वाले काम, वो इनिशियल वाले वर्क, जो बिल्कुल मजदूर वाले काम नहीं होते, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर भी दो प्रकार का हो गया, एक तो एग्रीकल्चर का मतलब हो गया फार्मिंग करना, अब आपको लगता होगा कि किसान है उसके बहुत सारी जमीन है, नहीं ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली क्या होता है, जिस किसान के पास, जिस फार्मर के पास बहुत सारा लैंड होता है, बहुत सारी जमीन होती है, वो कभी खुद की खेती बाड़ी नहीं करता, वो या तो उसको किसी को दे देता है किराए पर, या फिर खुद अपने आप को कोई कुछ एम्प्लॉय रखता है, हायर करता है, और वो एम्प्लॉय बेसिकली वहां पे काम करते हैं। तो जो फार्मर, ठीक है, टेनेंट वहां पे काम करते हैं, बहुत गरीब होते हैं वो, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब, तो वो उनमें उन टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ। या फिर हम बात कर सकते हैं इधर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, हंटिंग मतलब शिकार करना, ठीक है, और उसके अलावा और भी प्रकार की चीजें, तो जितने भी ये होती इनमें ना हम लोग एक्सट्रैक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो माइनिंग है, जमीन में से चीजें, पहाड़ों के अंदर से चीजें निकाली जा रही हैं, ठीक है, फिशिंग है वो भी वही है, समुद्र के अंदर से चीजें निकाली एक्सट्रैक्ट की जा रही है। एग्रीकल्चर है, जमीन में से खेती बाड़ी की जा रही है। क्वेरिंग है वो भी वही है। हंटिंग थोड़ा सा अलग हो गया कि जो हमारा फॉरेस्ट है वहां से रिलेट कर रहे हैं सब चीजें, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जो प्राइमरी सेक्टर में वर्कर्स होते हैं, अब यहाँ पे काम का क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होता है कि उन्हें आप क्या कहते हो, दे नोन एज द रेड कॉलर वर्कर्स, प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। जो प्राइमरी वर्कर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप रेड कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो बेटा, रेड कॉलर वर्कर्स, मैं रिपीट कर देता हूँ, रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद में दूसरा सेक्टर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग होते हैं उन्हें आप ब्लू कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, ब्लू कॉलर वर्कर्स। इसमें क्या होता है, हम ना ये जो होता है सेकेंडरी वाला, इसे समटाइम वी नोन, हम लोग इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हमारा जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो वैल्यू एडिशन वगैरह हुआ के, मतलब उसमें जो भी चीजें एडलेस होनी है, वो फिर एक प्रकार का मैन्युफैक्चरर गुड्स बन जाता है। जैसे रॉ मटेरियल हम लोग लाए,
बहुत सारा स्टील वगैरह लेकर आए, और उसके बाद में हमने बहुत सारे स्टील, बहुत सारे मेटल को यूज करके एक कार बना दी या एक बाइक बना दी, ठीक है, या कुछ प्लास्टिक और स्टील और कुछ मेटल को यूज करके हमने स्कूटी बना दी। समझ में आई मेरी बात? तो ये व्हीकल बेसिकली हमारे बन गए, व्हीकल वगैरह। तो दैट इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर को जो आपके काम की बात है, दैट इज ब्लू कॉलर वर्कर्स। उसके बाद में आता है टेरिटरी टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। टेरिटरी सेक्टर्स में देखो, जनरली पहली बात तो इसको हम लोग व्हाइट कॉलर व्हाइट कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। ये याद करना, ये भी मैं आपको याद करवाऊंगा। व्हाइट कॉलर वर्कर्स के नाम से हम जानते हैं। इसमें जनरली सर्विसेज आ जाती है। सर्विसेज मतलब पता ही आपको, टीचर, पुलिसमैन, ठीक है, जो हम लोग काम करें, डॉक्टर वगैरह, ये सारी हर वो सर्विस जो जनरली इंटेंजिबल, हर सर्विस आ जाती है, ठीक है। ठीक है, इंटेंजिबल सर्विस। और ये जो सर्विस होती है, दीज सर्विस आर यूज इन दिस सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में इसका यूज होता है। अब ये जो टेरिटरी सेक्टर है ना, इसमें हमारे दो शॉर्ट या दो पार्ट और बनेंगे, ठीक है। एक तो बनेगा हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। हमारे टेरिटरी सेक्टर में एक्सटेंडेड वर्जन हो रहा है, दैट इज क्वार्टरनरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वैक्सीन बनी थी। अब वैक्सीन ना तो फिजिकल वर्क है, मतलब फिजिकल वर्क इन वर्ड सेंस, मतलब फिजिकली वो काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें बहुत फोकस किया गया था वैक्सीन बनाने का। उसके बाद में 100 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनाना इज द फिजिकल वर्क, बट वो पहला ही डोज बनाना, पहली ही वैक्सीन बनाना, सिर्फ इतना सा लिक्विड, इसको बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल था, जो अभी हमारे कोविड में था, ठीक है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज, उनको हम बोलते हैं दे आर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल माइंडेड, पढ़े लिखे लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल्ड वर्कर्स, जिनका काम होता है अपने नॉलेज को यूज करके कोई चीज डेवलप करना, नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क। एंड आफ्टर दैट ये आता है कोइनरी सेक्टर, बी पार्ट आता है कोइनरी सेक्टर। इसको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। ये हमारे टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सीईओ या सीएफओ या सीटीओ, या मतलब सीधा बोर्ड या डायरेक्टर, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, ये वो प्रकार की। तो एक पूरे बिजनेस में सारी चीजें आ जाती हैं। अब कुछ सेक्टर्स, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें तीनों सेक्टर आ जाते हैं, और सारे प्रकार के लोग इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो गाइस, ये आप याद रखना। तो कितने कितने कॉलर्स, कितने टाइप ऑफ कॉलर्स वर्कर्स हैं? रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर और एंड गोल्ड कॉलर, ठीक है। गोल्ड कॉलर कितने हैं? रेड, ब्लू, व्हाइट एंड गोल्ड, ये याद रखना। रेड किनका है? प्राइमरी का। ब्लू किनका है? सेकेंडरी का। व्हाइट किनका? टेरिटरी का। एंड गोल्ड किनका? कोइनरी सेक्टर का, यानी जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? अच्छा, अब इसमें आगे जो हमारा बेसिक कंसेप्ट जो इस्तेमाल होता है, दैट इज बेसिकली वी कैन यूज द टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, हमारी इकोनॉमी जनरली, मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले एग्रीकल्चर में होते हैं, एग्रीकल्चर से हम लोग फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम फिर सर्विस सेक्टर में आए हैं, ठीक है। एंड अब एक तो बात हो गई है, दूसरी चीज आप कह सकते हो, हमारे पास कोई लेबर अनस्किल्ड, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर हमारे पास कोई। एंड आफ्टर दैट वो फिर सेमी स्किल्ड होगी, यानी थोड़ा काम सीखेगी, फिर आखिर में वो बिल्कुल परफेक्टली स्किल्ड लेबर होगी। तो दैट इज नोन एज योर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी वेज, इनकी वेज, इनकी वेज, तीनों का अलग अलग होगा। इनका वर्क, इनका वर्क, इनका वर्क, तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखना। अब जनरली अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताऊं, ठीक है, तो वी हैव द डेटा हियर, ठीक है। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, दैट इज नॉट यूज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेटा, ठीक है। क्योंकि जैसे एग्जांपल, ये एक डेटा है 2014-15 और ये 2018, ठीक है। दोनों भी कंफ्यूज के साथ, तो ईयर दूसरा चल रहा है। जो भी डेटा यूज होगा वो हमारा इको सर्वे का डेटा यूज होगा। जब आप इको सर्वे पढ़ोगे ना,
तो वहां पे डेटा क्योंकि हर साल आता है, ठीक है। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैं हर साल जो पढ़ाता हूँ, तो डेटा के लिए मैं यही सजेशन देता हूँ कि कोई भी डेटा अगर हम इन मिड पढ़ रहे हैं, बीच में जो पढ़ रहे हैं, वो डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पुराना डेटा, हाँ पुराना डेटा याद कर सकते हो, जैसे पुराने डेटा ये वाले, ठीक है ये वाले, लेकिन जो रेसेंट है ना, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है रेसेंट वाले। क्यों? क्योंकि जब भी आप पेपर दोगे तो दोबारा आएगा, तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे वो आप विजिट करना, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो किस प्रकार के, देखो एक आइडिया ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बेसिक आइडिया। एग्रीकल्चर जो था, जिसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन था 1950-51 में, वो 52% था, मतलब मोर देन हाफ। लेकिन 2014-15 तक आते आते वो 17% हो गया, मतलब जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो 72% एम्प्लॉयमेंट था, मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 72% जो पर्सन था, जो पॉपुलेशन पार्ट था, वो हमारा एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व था। बट 2018 आते आते ये डाउन होते होते ये 14% हो गया। और ये आगे आने वाले समय में, जो हम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे अपने आगे के सेशन में, वहां पे आपको और कम दिखेगा। ऐसी एग्रीकल्चर ये हो गया, ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर सर्विसेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले 14% था 50-51 में, फिर 30% हो गया, ठीक है। और ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो एम्प्लॉयमेंट था, वो 1951 में 11% था, और 2018 तक आते आते 25% हो गया। यहाँ पे ना ये बात ध्यान रखना, ये 72% है ऑफ द 30 करोड़ पॉपुलेशन। समझ रहे हो मेरी बात? 1950 में 30-35 करोड़ थे हम लोग बस मैक्सिमम, 2018 में 125 करोड़ हैं हम लोग, जब 2018 की बात कर रहा हूँ। तो 125 करोड़ का 44%, बहुत ज्यादा हो गया। इट्स मोर देन 400 टाइम्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हो गया डेटा। तो एक ही थोड़ा ध्यान रखना, पॉपुलेशन का परसेंटेज की बात करें, ऐसे सर्विसेज सेक्टर 50-51 में 34% था ऑफ द 35 करोड़ पॉपुलेशन। 35 करोड़ का मतलब 10 करोड़, 10-11 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर थे। लेकिन 2014-15 में 53% लोग सर्विसेज में, पता है कितने हो गए? जनरली बता रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 55 टू 60 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, वो सर्विस सेक्टर में 2014-15 में। ऐसी एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूँ तो 17% था 51 में, और आते आते 31% हो गया। तो ये परसेंटेज थोड़ी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करें जनरली, तो एक एक मतलब जनरल बातें यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में आगे बातें करनी है। तो दैट इज टाइप ऑफ गुड्स। अब कितने प्रकार के हमारे पास में गुड्स होते हैं, बहुत डिटेल, बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। दो प्रकार के गुड्स होते हैं, गुड्स यानी कमोडिटी। एक होता है पब्लिक गुड और एक होता है प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड इज व्हाट? अगर आप देखो तो नेशनल डिफेंस इज अ पब्लिक गुड, स्ट्रीट लाइटिंग जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और ध्यान रखना, एक छोटी सी प्रॉपर्टी पब्लिक गुड की। पब्लिक गुड को आप ऐसे मान लो, लेट सपोज आपके, जस्ट एग्जांपल, आप रोड पे वॉक कर रहे हो शाम के टाइमिंग में और स्ट्रीट लाइट है, तो आप चल रहे हो, दूसरा भी चल रहा है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि तू मत चल, चल इस रोशनी के नीचे, क्योंकि वो जो रोशनी है वो आपके सपोर्ट के लिए हो सकता है। आप ट्रैवल कर रहे हो किसी व्हीकल में हो, तब भी वो हमारे सपोर्ट के लिए है ना। रेदर देन हमारे पास में भी लाइट है, हेडलाइट होती है गाड़ी में, बट फिर भी वो लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो हम किसी और को मना नहीं कर सकते। और यदि हमने अगर वो लाइट कंज्यूम करी है, तो हमारे पास कोई और भी कंज्यूम करेगा सेम अमाउंट, ठीक है। तो ना तो कंजम्पशन कम होगी, उसे कहते हैं राइवरस, ना ही हम किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लूडेबल। तो ये दोनों चीजें नॉन है, नहीं हो सकती दोनों चीजें, ना तो कंजम्पशन कम होगी, ना ही आप किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली नोन है व्हाट, दैट इज पब्लिक गुड। और यहाँ बात आ जाती है प्राइवेट गुड की, तो प्राइवेट गुड समहाउ आप कह सकते हो हमारा पर्सनल मोबाइल फोन, वो परफेक्टली प्राइवेट गुड है। क्यों? आप लोगों को मना भी कर सकते हो, आपको कोई और फोन नहीं छू सकता, ठीक है, कोई भी आपका फोन नहीं छू सकता, तो आप मना भी कर सकते हो। यदि आपकी किसी ने कोई चीज इस्तेमाल कर ली, तो उसकी कंजम्पशन कम भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में
अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत डिटेल है ये, आप आगे चल के पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, पब्लिक फाइनेंस में आप तो पढ़ोगे। ध्यान रखना, जितने भी पब्लिक गुड्स होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड नहीं होते, उसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब तुम ये मान लो, जैसे हमारे स्ट्रीट में, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हमारा रेसिडेंट है, वहां पे हम लोगों ने मिलके कोई गार्ड रखा है, ठीक है, वहां पे हमने कोई गार्ड रखा है काम करने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, या हमने वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। अब यहाँ पे हर कोई तो पैसे नहीं देगा भाई, डेफिनेटली एक ना एक बंदा ऐसा होगा जो ये कहता है यार मेरा भी काम नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा मान लो कोई कह देता है, लेट सपोज किसी सिंगल ने भी कह दिया, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, या तो ये होगा, या फिर हर कोई बराबर के पैसे नहीं देगा। कंट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो सकता है, मानते हो इस बात को, बट कंट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो उनकी कंजम्पशन है ऑफ दैट गुड, जानना वो पब्लिक गुड होगा। पर किसी सोसाइटी में अगर गार्ड रखा जा रहा है तो वो सबकी सेफ्टी कर रहा है, तो दैट गार्ड इज अ पब्लिक गुड फॉर दी ऑल सोसाइटल पीपल, ठीक है। तो ये कंजम्पशन सबकी इक्वल है, बट कंट्री बट कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, कंजम्पशन इक्वल है। तो इन दैट केस वी फेस द फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, जिनने कम पैसे भी दिए वो भी फुल कंजम्पशन करेगा, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या कहते हैं इस चीज को, फ्री राइडर प्रॉब्लम। आगे चल के ये सब चीजें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं, देखो ये गुड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। एक होता है हमारे पास में इम्प्योर पब्लिक गुड, पब्लिक और प्राइवेट गुड। देखो, पब्लिक गुड की प्रॉपर्टी ये होती है, प्राइवेट गुड की प्रॉपर्टी ये होती है। अब अगर इन दोनों का हल्का सा भी इंटरचेंज हो गया, मान लो एक प्रॉपर्टी ये आ गई, एक प्रॉपर्टी ये आ गई, ठीक है, या फिर एक प्रॉपर्टी ये आ गई और एक प्रॉपर्टी ये आ गई, ठीक है, अगर गलती से भी किसी भी प्रकार का इंटर कनेक्शन हो गया, तो दैट इज नोन एज इम्प्योर पब्लिक गुड और प्राइवेट। लेट सपोज कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल है एंड रायवलरस है, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल है लेकिन रायवलरस है, या फिर आप कह सकते हो एक्सक्लूडेबल है एंड नॉन रायवलरस है, ठीक है। तो इसी प्रकार का कुछ होता है, तो उससे आप क्या होगे, इम्प्योर पब्लिक गुड। अब एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज जिम, या कोई पूल है, स्विमिंग पूल, ये होगा, जिम भी हो सकता है, ठीक है, और भी चीजें हमारी यहाँ पे आ सकती हैं। अब ये जो मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, इम्प्योर पब्लिक, इम्प्योर प्राइवेट, एक तो ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे एक और आ जाता है गुड्स, दैट जिसे हम कहते हैं मैरिड गुड्स और डीमैरिड गुड्स। तो दो प्रकार के गुड्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, मैरिड गुड और डीमैरिड गुड। अब एक बार बताओ, जैसे एग्जांपल, किसी पर्सन ने एमबीबीएस करा। अब आपको पता है कि एमबीबीएस में कितनी मेहनत लगती है, अगर कोई बंदा अपने ही इंडिया से कर रहा है, एम्स से एमबीबीएस कर रहा है, तो एम्स तक पहुंचने में उसे कितनी मेहनत लगेगी, उसने इतना डिफिकल्ट पेपर, नीट का पेपर क्लियर करा होगा, बहुत अच्छा स्कोर करा होगा, और उसे एम्स में एमबीबीएस की सीट मिली होगी। और 5 साल, एमबीबीएस की पढ़ाई भी बहुत टफ होती है, अगर आपको जान करें तो शायद वो बता देगा। 5 साल बड़ी मेहनत करके एमबीबीएस किया, और उसके बाद में वो काम कर रहा है और डॉक्टर है। तो मुझे बताओ आपको, अब डॉक्टर बनने तक उसकी मेहनत, उसके पेरेंट्स की मेहनत, है ना, कितनी है, या उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी मेहनत, कोई भी मेहनत, हर किसी की मेहनत है उसमें, मतलब जो करीबी है। लेकिन क्या उसका बंदा एमबीबीएस हो गया, एक डॉक्टर बन गया, क्या आपको लगता है कि वो जो वर्क कर रहा है लोगों के लिए, भाई लोगों की जान बचा रहा है, जो सरकार, मान लो सरकारी नौकरी है, तो जो सरकार उसे अमाउंट देती है, वो अमाउंट किसी की जान बचाने के बराबर होगा? मानते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है। हमें मानते हैं कि जो डॉक्टर है, वो जो सैलरी ले रहा है वो तो गिफ्ट ले रहा है, क्योंकि उसका जो वर्क है वो प्राइस लेस है। अब या फिर आप कह सकते हो आर्मी है, डिफेंस है, अब आर्मी है, फौजी है, हम देखते हैं ना, फौजी हो तो सैल्यूट देते हो, तो क्यों, क्यों? टेक्निकली फौजी तो
इनकम लेता है, लेकिन हमें क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जान पे खेल रहा है, कि जो फौजी की सैलरी है, क्या वो सैलरी वो एक्चुअली में उसकी जान की कीमत है? नहीं। तो ये जितनी भी वर्क होते हैं, इन जितने भी सर्विसेज होती हैं, ये और भी तो, अब ये तो मैं सर्विसेज का एग्जांपल ले रहा था। अब मैं गुड्स की बात करूं, एक वैक्सीन है पोलियो, ये एक प्रकार का गुड है, मतलब वैक्सीन है, ठीक है, फिजिकल गुड है वैक्सीन। ये बनाया गया, ठीक है, बनाया गया तब पता नहीं किन के लिए, और इस्तेमाल अब भी हो रहा है, पोलियो की जो दवाई आती है, और आगे आने वाले समय में इस्तेमाल होगा। इन्हें हम कहते हैं मैरिड गुड, जिनका बेनिफिट सोसाइटी उठाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो पोलियो वाला है, जिनने पोलियो की दवाई बनाई थी, अगर वो पोलियो की दवाई को सिर्फ अपने बच्चों के लिए रखता, तो उसको वो इंडिविजुअल बेनिफिट होता, लेकिन उसने पूरी सोसाइटी को दे दी वो चीज, तो सोशल बेनिफिट है, तो ज्यादा हुई ना। या फिर एमबीबीएस डॉक्टर है, वो सिर्फ अपना इलाज करे, अपने घर वालों का इलाज करे, खुद के बच्चों का इलाज करे, तो वो इंडिविजुअल बेनिफिट है, ठीक है। दिमाग से वो सैलरी वाला पॉइंट हटा दो कि चलो सैलरी भी तो कमा रहा है, नहीं, वो सैलरी तो उसका गिफ्ट है, वो काम तो प्राइस लेस कर रहा है, उसकी काम की कोई वैल्यू, मतलब प्राइस नहीं दे सकते हम उसका, तो सोशल वाला चीज आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्थ के एग्जाम्पल लेते हैं, एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। अब थोड़ा डिटेल में आगे बात, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैरिड गुड होते हैं, ऐसे डीमेरिड गुड भी होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है ड्रग्स, ठीक है। अब ड्रग है, इलीगल है, प्रोड्यूस हो रही है, नुकसान दे रही है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जरूरत नहीं है इकोनॉमी पर, इकोनॉमी को उसकी जरूरत नहीं है ड्रग की, ड्रग मतलब वाला ड्रग, एक तो ड्रग मेडिसिन होता है, वाला ड्रग की बात नहीं कर, ड्रग मतलब वो जो गलत होता है, ठीक है, जो गलत चीज है। अब जैसे टैबाको है, अल्कोहल है, या गैम्बलिंग है, अब तो वो लूडो का भी ऑप्शन आ जाता है ना मोबाइल में, लूडो खोलो, लूडो बहुत आता है, ठीक है, और पैसे कमाओ, या ड्रीम इलेवन है, ये गैम्बलिंग है बेसिकली, लीगल हो चुकी है इंडिया में, लेकिन जनरली इंडिविजुअल कॉस्ट जो है वो सोशल कॉस्ट से कम है, मतलब सोशल कॉस्ट इज मोर देन द इंडिविजुअल कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा एक बात ध्यान रखना, जो मैरिड गुड्स होते हैं, इनमें सरकार सब्सिडीज देती है, जैसे हेल्थ केयर के कैंप्स लगाए जाते हैं, फ्री में लोगों का इलाज होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह खोले जाते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल सेक्टर्स खोले जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से। लेकिन ये जो होता है ना डीमेरिट, इन पे टैक्सेस ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना, पेपर पॉइंट से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो आगे बात आती है, दैट इज द कंज्यूमर एंड द कैपिटल गुड्स। आपको पता है कंज्यूमर गुड्स मल्टीपल वैरायटी के होते हैं, बट कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, कि जैसे जैसे एक ब्रेड है, तो वो ब्रेड में अगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो इट्स अ कंज्यूमर गुड, ठीक है। लेकिन एक होता है कैपिटल गुड, वो कैपिटल गुड का मतलब हो जाता है दैट टाइप ऑफ गुड विच आर यूज टू फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। कैपिटल गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना। दो प्रकार के कंज्यूमर गुड्स होते हैं यहाँ पे, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल वो होते हैं जिनका इमीडिएट यूज होता है, लेट सपोज मिल्क। और जो ड्यूरेबल होते हैं, लंबी लाइफ होती है, दैट इज चेयर, ठीक है, उस प्रकार के ये गुड्स होते हैं। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, दे आर दोज टाइप ऑफ गुड्स जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं बेटा, द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द बेसिक थ्योरी, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम सबको पता है कि हमारे पास तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, ठीक है। कौन कौन सी? एक है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वी बेसिकली प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या गुड बनाए, ठीक है। ये बीच में टू लगा लो, शायद बच्चे ने नोटिंग करते हुए नहीं लिखा था, अभी लगा लो, ठीक है। एंड ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली आ जाता है कि मार्केट में, इकोनॉमी में कंज्यूमर की डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। दूसरी चीज, जो भी कंज्यूमर्स हैं, एक्चुअली में उनकी नीड क्या है, एक होती है डिमांड, एक होती है नीड। अब लोग कह रहे हैं हमें, हमारे पास कार होनी चाहिए, सरकार ने अगर अलाउ कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया कार को, तो अब तुम देखना हर घर के अंदर पांच पांच कार,
कोई भी कार इतनी महंगी क्यों होती है? बिकॉज उस पर टैक्स लगा हुआ होता है बहुत ज्यादा। अदरवाइज टैक्स फ्री कर दिया कार को तो हर घर में 5 कारें दिखेंगी। गवर्नमेंट क्या चाहती है? अब तुम देखो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, लेकिन कार पर टैक्सेस बढ़ता जा रहा है, तो लिमिटेड लोग कार लेते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं लेता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना, तो सिटीजन का जो नीड है दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और कंज्यूमर की डिमांड है प्राइवेट व्हीकल। तो ये मैटर करता है, ठीक है, ये चीज मैटर करती है कि क्या चीज बनाए और क्या चीज लोगों की डिमांड, क्या चीज लोगों की नीड है ऐसी। हाउ टू प्रोड्यूस, अब हाउ टू प्रोड्यूस में दैट इज सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक। भाई हमारे पास जो भी टेक्निक, दो ही टेक्निक है, या तो हमारी कमोडिटी लेबर इंटेंसिव होगी, या फिर हमारी कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव होगी, समझ रहे हो? दो ही इंटेंसिटी यहाँ पे हो सकती है। भाई मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने वीट प्रोड्यूस किया। अब वीट इज व्हाट? दैट इज जमीन होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। एक आदमी पूरी खेती बाड़ी कर सकता है, तो अगर मैं जमीन को कैपिटल बोल दूं, लैंड को कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर दूं, तो इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव। या फिर हम कह सकते हैं क्लॉथ है। अब क्लॉथ, लेट सपोज मैं पुरानी बात को, तो ये लेबर इंटेंसिव हुआ करते थे। या फिर शूज है, स्पोर्ट्स शूज। अब स्पोर्ट्स शूज तो आपको पता है कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, है ना, उनमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है, तभी डिजाइन बड़ी बढ़िया बन पाते हैं, राइट। तो ये प्रकार के गुड्स है हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा अब हम बोलेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट इज मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, हम वही चीज बनाएंगे जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है। अब ये वो बताओ, अगर कोई कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है और मेरे यहाँ पे लेबर ज्यादा, तो मैं लेबर इंटेंसिव वाले गुड बनाऊंगा ना। अब इंडिया में जमीन ज्यादा थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग क्यों एग्रीकल्चर के अंदर फेमस हुए, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन आया? तो इसी वजह से आया था, क्योंकि हम लोगों के पास जमीन बहुत थी, पॉपुलेशन कम थी, जमीन ज्यादा थी, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला और वो चल गया काम। ऐसे दूसरा, मतलब लास्ट वन, द फॉर होम टू प्रोड्यूस, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। तो जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिवाइड होता है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया, बस आपको ये आइडिया लेना है, डिटेल में नहीं जाना है इसके। बहुत सारी बुक्स ऐसी आती है मार्केट में जो 30 30 40 40 पेज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे लगा देते हैं, और आप लोग अपने 4 5 दिन इस पे लगा देते हो, फिर ये 1 सवा घंटे में तुम्हारा ये पूरा बेसिक कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है इकोनॉमिक सिस्टम, सिस्टम की। तो बहुत आसान भाषा में समझना है, वी हैव जनरली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें से जो तीसरा होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इन दोनों का कंबाइंड होगा, ठीक है। वी हैव 3, तो यहाँ पे आप मिक्स्ड भी लिख लो। तीसरा होता है मिक्स्ड, तो पहला होता है कैपिटलिज्म, दूसरा होता है सोशलिज्म, तीसरा होता है मिक्स। जब तुम कहते हो कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म का मतलब मान लो, दिमाग में रख लो यूएस। हम लोग यूएस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्या वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप हो। जैसे यूएस है, यूएस में हर चीज कैपिटलिज्म पर है, मतलब पैसा ज्यादा, तो वो फिर पैसे के हिसाब से, जैसे जापान है, ठीक है, वहां पे लेबर स्किल्ड है, तो वो कैपिटलिज्म है, ठीक है। अब जैसे सोशलिज्म है, सोशलिज्म बेसिकली चाइना, चाइना का आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, वो स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को कह रहे हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली पब्लिक सेक्टर की काफी इंपॉर्टेंस होती है। और यहाँ पे देखो, इधर तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही रहता है, प्राइवेट इंटरवेंशन थोड़ा कम रहता है इधर, ठीक है ना बेटा। ये बेसिक सी बात है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये बोथ होता है। अब बोथ में तुम एग्जांपल समझ लो, इंडिया, इंडिया जनरली, मुंबई एक ऐसी जगह है जो आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी वही है। और एशिया का वर्ल्ड की बात कर लो, सबसे बड़ा घर भी मुंबई में है, ठीक है। मुकेश अंबानी का मतलब स्लम भी सबसे बड़ा ज्यादा वही है, गरीबी भी वही है, और आप अमीरी भी आप वहीं देख सकते हो। तो इट्स अ मिक्सड अप इकोनॉमी इंडिया। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम से हमारे इकोनॉमी के, आफ्टर दैट ये चीज हो गई। अब ना हमें एक जनरली एडम स्मिथ के बारे में पढ़ना है।
सिर्फ बेसिक आइडिया है और कुछ नहीं इसके पीछे का लॉजिक। एडम स्मिथ का नाम क्यों आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है तो वो एडम स्मिथ के व्यूज हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो फादर ऑफ कैपिटलिज्म है, कभी भी कोई पूछे तो बता देना फादर ऑफ कैपिटलिज्म इज एडम स्मिथ। क्या बोला मैंने? फादर ऑफ कैपिटलिज्म इज एडम स्मिथ। जनरली उनका जो टॉपिक था ना, कंसेप्ट जो चलता था वो इनविजिबल हैंड थ्योरी पे चलता था। व्हाट डू यू मीन बाय इनविजिबल हैंड थ्योरी? इनविजिबल हैंड थ्योरी का मतलब हो जाता है कि इकोनॉमी के अंदर हर कोई अपने आप अपने लिए बेटर कर लेगा, हमें किसी और की, जैसे गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इफ देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट देन इकोनॉमी फेसेस दी डेट विल लॉस। ठीक है, तो वो जनरली बात करते थे वो, ठीक है, वेलफेयर लॉस होगा इकोनॉमी का। ठीक है, और जनरली एडम स्मिथ कहते थे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब मैं अपने लिए बेटर कर लूंगा। ठीक है, मैं अपने लिए बेटर कर लूंगा, या मुझे किसके लिए बेटर करना है मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई मुझे बोले ना। प्लस कंपटीशन, यहाँ पे प्राइस और क्वालिटी, प्राइस कम होगी तो क्वालिटी बढ़ेगा। यस, ये क्वालिटी गलत लिखा हुआ है, इट्स अ क्वांटिटी। बच्चे भी गलत गलत नोट कर लेते थे। ठीक है, ओके, अब ये थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, जनरली दोनों चीजों का वो आप एक आइडिया रखिएगा। दैट इज इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर, फ्रीडम टू ऑपरेट। मतलब हम बात कर रहे हैं एडम स्मिथ की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, अच्छी बात है बुरी बात है। यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनको पूरी आजादी थी काम करने की, कोई रोक टोक नहीं थी। ठीक है, फ्रीडम टू ऑपरेट है। कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई हो रहा था और जो कि सही भी था, इससे इकोनॉमी में सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। एफिशिएंसी भी साथ साथ बढ़ रही थी, हम अपनी रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, इनोवेशन बढ़ रहा था। ठीक है, हम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो रहा था, यानी हमारी इकोनॉमी थोड़ी डायनामिक हो रही थी और कंज्यूमर सोवरेनिटी हो रही थी यहाँ। ठीक है, ये प्रॉन्स। और जब हम बात करते हैं कॉन्स की, सबसे बड़ी बात हमारी इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी आ रही थी। मतलब देखो, यहाँ पे दो तरह के लोग थे, एक थे कैपिटलिस्ट और दूसरे थे वर्कर्स। वर्कर्स वो जिनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो पैसा कमाने के लिए काम करेंगे। कैपिटलिस्ट वो जिनके पास पैसे हैं तो वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा लगाएंगे, उनको बैठे बैठे मिलेगा, या वो बिजनेस खोलेंगे। वही वाला ऑफिस वर्क एंड फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क में फील्ड वर्क वाले लोग अलग है, ऑफिस वाले लोग अलग है। तो ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे सम टाइप ऑफ मोनोपोली क्रिएशन रहता था, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं था, मतलब नो रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जितना गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा ना बेटा, उतना मोनोपोलिज्म बढ़ेगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन होता था। ठीक है, वर्कर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन होता था और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, जो कि हमारा 1929 का ग्रेट डिप्रेशन का रीजन भी है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रेट डिप्रेशन का बेसिकली रीजन भी है यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये आज बेटा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये जो नोट्स हैं, वैसे तो मैं सजेशन दूंगा कि आप कॉपी में नोटिंग करें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मेरा सजेशन ये है। अदरवाइज अगर लगता है कि नहीं नोटिंग नहीं हो सकती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वहां पे आप इन नोट्स की डिमांड कर सकते हैं, तो मैं वहां पे लिंक्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। बट पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, कम से कम 100 लोग कमेंट करेंगे तो मैं उनको फिर जो है पिन कर दूंगा इसके नोट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक